नमस्कार मित्रों। मैं सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता से नीरज सर आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करते हैं। हम सभी संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और संधि प्रकरण में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ी। ये हम लोगों को निश्चित हो गया कि संधि वर्णों का विषय था और उसमें एक वर्ण दूसरे वर्ण के साथ संयोग करके या विकार उत्पन्न करके कैसे दूसरे वर्ण का निर्माण करते थे, इन सभी का हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर ली थी। और आज अगला प्रकरण है समास, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें हिंदी और संस्कृत दोनों विषय आती हैं, या कह सकते हैं हिंदी आती है संस्कृत नहीं आती है, या संस्कृत हिंदी दोनों आती हैं, उन दोनों परीक्षाओं के लिए ये प्रकरण आज का जो है समास, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें हम ये है कि किस समास से कौन से प्रश्न आते हैं और कैसे हम उनको हल करेंगे और कैसे पहचानेंगे कि इसमें इसका कौन सा समास सही है या इसका विग्रह कौन सा होगा। इन सभी कई सारी बातों का आज हम चर्चा करेंगे। तो ये क्या है कि हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें 2 से 3 नंबर के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। चाहे उस समास का नाम पूछ लिया जाए, या समास विग्रह पूछ लिया जाए, या समास विग्रह का समास करना पूछ लिया जाए। इन कई तरह से हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कि समास। तो सबसे पहले जानते हैं कि समास क्या है। तो समास को संस्कृत में सम, अश, घई। अब इसमें क्या है कि जो सम प्रत्यय, सम क्या है उपसर्ग हो जाएगा, अस क्या है धातु है, और ये जो रूल का जो ये चिन्ह लगा है, ये चिन्ह किसका है धातु का। क्या है धातु का। यदि कहीं पर व्याकरण शास्त्र में इस तरह किसी भी शब्द से पहले ये चिन्ह आपको मिलता है और वो क्या कहलाता है धातु, अर्थात ये चिन्ह किसको संकेत करता है कि ये शब्द क्या है धातु है। तो ये हम जानते हैं कि ये जो चिन्ह लगा है ये किसका है धातु का। तो ये क्या कर रहा है कि अस इसमें धातु हो जाएगी, अस धातु हो जाएगा और घई क्या है प्रत्यय हो जाएगा। और इन शम, अश और घई के योग से बनेगा समास, और संस्कृत में क्या हो जाएगा समासः। तो ये जो समासः है अर्थात समास शब्द शम उपसर्ग, अस धातु और घय प्रत्यय के योग से बनता है। सम का अर्थ क्या होता है सम्यक तरीके से, या सम का अर्थ क्या हो जाएगा अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से। अब अच्छी तरीके का मतलब व्याकरण शास्त्र में अच्छे तरीके का मतलब है व्याकरण शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए। अस का अर्थ होता आसीन होना या बैठना। जब दो पद अच्छी तरीके से या व्याकरण के नियमों का अनुपालन करते हुए एक साथ बैठते हैं तो क्या कहलाता है समास कहलाता है। अब ये जो घई है ये क्या है प्रत्यय है, क्या है प्रत्यय है। और जो घई प्रत्यांत शब्द होते हैं वे क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं। घई प्रत्यांत शब्द क्या हो जाते हैं पुल्लिंग होते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है कि घई प्रत्यांत शब्द होते क्या हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है कि घई प्रत्यांत शब्द हो जाएंगे पुल्लिंग। तो इस तरह से अब इसमें क्या है समास में भी हमारा क्या है घई प्रत्यय है। और कई बार टेट और सुपर टेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया समास में लिंग होगा, तो समास में लिंग कौन सा होगा पुल्लिंग। समास में लिंग कौन सा होगा पुल्लिंग। कैसे पता चला क्योंकि समास जो है घई प्रत्यांत है, इसलिए जो घई प्रत्यांत शब्द होते हैं वो होते क्या हैं पुल्लिंग होते हैं। तो ये हम लोगों के समझ में आ गया कि सम अस घई इनके योग से क्या बनता है समास बनता है, यानी समासः शब्द का निर्माण होता है। अब हम जानते हैं कि समास कहते किसे हैं। तो सबसे पहले अब हमारा विषय समास कहते किसे हैं। तो समास का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ अगर हम कहें शॉर्ट में या संक्षेप में समास का अर्थ, समास का अर्थ, तो इसका मुख्य अर्थ क्या होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण क्या हो जाएगा संक्षेपीकरण। अब इसको क्या है कि किसी भी दो पदों का संक्षेप करके एक पद हो जाना वो क्या कहलाता है समास कहलाता है।
और एक पद जब होंगे तब उसमें क्या है कि अगर दो पद हैं तो दोनों पदों की विभक्तियां आपस में लोप होकर के एक नए पद का, एक नए शब्द का जो निर्माण करते हैं उसे क्या कहलाते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, अब इसको संस्कृत में परिभाषा क्या कहा गया? अनेक पदानाम, अनेक पदानाम एक, फिर से समझेंगे, अनेक पदानाम एक पदी नाम, एक पदी नाम भवनम समासः। अब इसको समझेंगे, अनेक पदानाम, ठीक है, अनेक पदानाम, अनेक पदानाम यानी अनेक पद, पदानाम का अर्थ क्या हो जाएगा? पदानाम यानी इसमें कौन सा हो जाएगा कारक? इसमें संबंध कारक हो जाएगा, अर्थात षष्ठी विभक्त हो जाएगा। तो अनेक पदों का संबंध यदि अनेक पदों का संबंध यदि एक पदों के संबंध के साथ हो जाए उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। या कह सकते हैं अनेक पदों का एक पद हो जाना, अनेक पदों का एक पद हो जाना, एक पद हो जाना, हो जाना समास कहलाता है, समास कहलाता है। तो इसमें क्या हुआ? अनेक पदानाम एक पदी नाम भवनम समासः। तो अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। ठीक, अभी इसके अतिरिक्त अन्य व्याकरण शास्त्रियों ने कुछ और भी परिभाषाएं बताई हैं। ठीक है, तो उनकी भी परिभाषाएं देख लेते हैं। तो कहा शमशनम समासः, शमशनम समासः। तो शम, अब इसमें हम देखते हैं, इसको अगर हम तोड़ लेते हैं तो शम प्लस अस यानी सम प्लस अस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? शम प्लस अस, सम का अर्थ होगा सम्यक तरीके से यानी अच्छी तरीके से, अस का अर्थ होता आसीन होना या बैठना। वो क्या कहता है कि जब दो पद एक पद के साथ अच्छी तरह से बैठ जाएं, उनमें क्या है किसी भी प्रकार का दोष व्याकरणिक ना हो, तो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि अनेक, पहला क्या कहा गया? अनेक पदानाम एक पदी नाम भवनम समासः, अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। दूसरी परिभाषा के रूप में क्या कहा गया? शमशनम समासः। संक्षेपीकरण इसका क्या हो जाएगा? संक्षेपीकरण करना ही समास है, ही समास है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण। और इसकी परिभाषा के रूप में हम लोगों ने जाना कि अनेक पदों का एक पदी हो जाना वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अनेक पदों का एक पद हो जाना वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब देखते हैं कि जैसे एक उदाहरण के द्वारा अगर हम समझते हैं कि अनेक पद के द्वारा एक पद हो जाना वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में अनेक पद क्या होंगे? एक पद, उनकी स्थितियां क्या हो जाएंगी? एक पद हो जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब वहां पर अनेक पद एक पद के रूप में हो जाएं उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? शरदः समीपा। अब इसमें देखिए दो पद है, शरदः समीपा। अब इसमें क्या हो जाएगा? शरदः समीपा। अब शरदः क्या है? एक नदी शारदा, और समीपा मीस किनारे। तो इसमें क्या है कि जब दोनों का एक पद हो जाए, दोनों क्या है कि एक पद के रूप में हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये क्या हो जाएंगे? समास हो जाएंगे। तो समीपम तो क्या हो जाएगा? उप, क्या हुआ? देखिए समीप के लिए समीपा, तो इसमें क्या हो जाएगा? समीपा के लिए क्या हो जाएगा? समीपम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है? समीप के लिए उप का प्रयोग करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? उप शरदम। क्या हुआ? उप शरदम। शरदा समीपा उप शरदम।
तो ये जो क्या है, इसमें दो पद थे, या यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीपम हो जाएगा, तो उपशरदम। तो ये उप जो शरदम हुआ, तो ये क्या हुआ, एक पद हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अनेक पद, इसमें दो पद थे, शरदः था, समीपम था, इन दोनों पदों का एक पद उपशरदम हो गया, इसलिए क्या हुआ, समास हुआ। ठीक, अगला एक उदाहरण के और देख लेते हैं कि जैसे क्या है, हरि, क्या हो जाएगा, हरि इति, हरि इति। अब दो इसमें हरि मिला और इति मिला, तो इन दोनों पदों का एक पद हो जाएगा, क्या हुआ, अधिहरि, अधिहरि। जो अधिहरि शब्द बना, ये क्या है, समास है। अब इसमें दो पद थे और दोनों पदों का क्या है, एक पद हो जाए, लेकिन क्या है कि दोनों पदों का अर्थ को ये प्रस्तुत करता हो, जो एक पद तैयार हुआ हो और दोनों पदों के अर्थ को ये भी स्पष्ट करता हो। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है, या कह सकते हैं किसी एक पद दूसरे पद के साथ सम्यक तरीके से या अच्छी तरीके से बैठना या उपस्थित होना या व्याकरण शास्त्र के नियमों का अनुपालन करना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब समास हो गया। अब इसके बाद हम क्या जानते हैं कि विग्रह किसे कहते हैं, क्या हो जाएगा, विग्रह। तो विग्रह क्या है, विग्रह, तो ये हो जाएगा समास वृत्ति के अर्थ का बोध, अर्थ का बोध कराने वाला समास कराने वाला विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। अब इसमें देखते हैं विग्रह का मतलब क्या होता है कि समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। ठीक, अब जैसे हम इसमें एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे दशरथ, क्या हो जाएगा, अब एक विग्रह कहां पर होगा कि समास, एक बार फिर समझ लेते हैं, समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, दशरथस्य पुत्रः। ठीक, अब इसमें क्या है कि विग्रह, इसको अगर हमें करना है तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, दशरथस्य पुत्र हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं, जैसे पीताम्बरः। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, दशरथ पुत्रः यस्य सः। तो दशरथ का पुत्र है जो, अर्थात क्या हो जाएगा, रामः। पीताम्बरः, पीतम अंबरम यस्य सः। पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात यहां पर क्या हुआ, विष्णु हो गया। तो इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि इसमें दशरथ पुत्र से, दशरथ का पुत्र है जो, अर्थात राम, पीतम अंबरम यस्य सः, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु। तो ये क्या है कि जो पीतम अंबरम है ये समास है, और पीतम अंबरम यस्य सः जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा समास विग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समास विग्रह। अब हम लोग देखते हैं कि ये विग्रह हो गया। अब इसमें हम समझते हैं कि विग्रह कितने प्रकार के होते हैं, समास विग्रह कितने प्रकार के होते हैं। तो समास विग्रह दो प्रकार के होते हैं। समास विग्रह जो है दो प्रकार के, एक क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा लौकिक समास विग्रह, और दूसरा क्या हो जाएगा, अलौकिक, अलौकिक समास विग्रह।
अब देखते हैं कि समास विग्रह दो प्रकार के हुए, लौकिक समास विग्रह और अलौकिक समास विग्रह। तो लौकिक समास विग्रह क्या है और अलौकिक समास विग्रह क्या है? लौकिक का अर्थ हो जाएगा लोगों के समझने हेतु। ऐसा विग्रह समास का जो लोगों के समझ में आए उसे क्या कहा गया? लौकिक समास विग्रह। दूसरा क्या है? अलौकिक समास विग्रह। अलौकिक समास विग्रह का अर्थ क्या होता है कि जो व्याकरण शास्त्र के अनुसार हो, व्याकरण शास्त्र के प्रक्रिया के अनुसार हो, अनुसार हो। अब इसमें देखते हैं लोगों के समझने हैं तो लौकिक समास विग्रह, अर्थात जो हम लोग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या हम लोगों के समझने के लिए क्या है, लौकिक समास विग्रह प्रयोग होता है। अलौकिक समास विग्रह क्या होता है? जो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रियाओं के अनुसार हो, उसे क्या कहा जाता है? अलौकिक समास विग्रह। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है, समास के भेद क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनको कितने प्रकार को हमको पढ़ना है। अब इसमें से इससे पूर्व थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं कि समस्त पद या सामासिक पद क्या है। समस्त पद या सामासिक पद क्या है? क्या है? सामासिक पद क्या है? अब इसमें देखते हैं कि समस्त पद या सामासिक पद क्या है। ये होता है समास होने पर जो नया शब्द होता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। क्या है? समस्त पद या सामासिक पद, समास होने पर जो नया शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। अब देखते हैं जैसे त्रिभुवनम, ठीक है, त्रिभुवनम। अब ये जो त्रिभुवनम है ये है क्या? सामासिक पद हो जाएगा। जैसे अब इसमें क्या, त्रि अलग हो जाएगा, भुवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रि प्लस भुवन बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुवनम। जैसे अधिगोपम, तो अधिगोपम क्या है? समस्त पद हो जाएगा। राम कृष्णो, ये क्या हो जाएंगे? ये जितने भी उदाहरण दिए जा रहे हैं ये सब क्या हो जाएंगे? समस्त पद हो जाएंगे। अब हम लोग समझते हैं समास के भेद क्या होते हैं। समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के भेद अब इसमें ये भ्रांतियां उत्पन्न हुई हैं इस व्याकरण शास्त्र में। कुछ विद्वान तो समास के 6 भेद बताते हैं, कुछ 5 बताते हैं और कुछ 4 बताते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करना है कि हमें लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक वरदराज के अनुसार, देखिए इसमें क्या बताया गया, लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक वरदराज। अब यहां से एक और प्रश्न हम लोगों को मिल जाता है, कभी कभी यह पूछ लेता है लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं वरदराज ने समास की संख्या 5 बताई है। 5
कितनी बताई है? 5 बताई है। किसने बताया है? वरदराज ने। तो वरदराज ने अपने जो इनका ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, तो उसमें इन्होंने क्या बताया है कि समास की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। लेकिन हम लोगों को अगर टेट या सुपर टेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ना है, टेट में पूछा जाए तो क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार क्या हो जाएगा? माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार कितने होते हैं? 6 भेद। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार हमको 6 वेद पढ़ना है। अगर इसके बाद अगर और हमको पढ़ना है तो क्या कहते हैं कि जो सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं, सिद्धांत कौमुदी के लेखक भट्टोज दीक्षित के अनुसार समास के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। सिद्धांत कौमुदी के लेखक भट्टोज दीक्षित ने क्या बताया? इनके अनुसार क्या होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? 4। इन्होंने 4 कैसे बताए? इन्होंने बताया कि तत्पुरुष का भेद क्या होता है? इन्होंने बताया कि तत्पुरुष जो है, तत्पुरुष का भेद क्या होता है? कर्मधारय। एक कम पड़ गया तो इन्होंने क्या बताया? तत्पुरुष के भेद क्या है? तत्पुरुष के भेद के अंतर्गत इन्होंने कर्मधारय समास को रखा और कर्मधारय का भेद, और फिर इसको क्या किया? इन्होंने कहा कि कर्मधारय का भेद क्या है? द्विगु है, द्विगु समास। तो इस तरह से इन्होंने क्या बताया? सिद्धांत कौमुदी के लेखक भट्टोज दीक्षित ने कहा कि तत्पुरुष का भेद क्या है? कर्मधारय है, और कर्मधारय का भेद क्या है? द्विगु है। इसलिए समास की संख्या इनके अनुसार 4 होती है। समास की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो ये थी समास की भूमिका। समास का अर्थ क्या होता है? समास के भेद कितने हैं? समास की परिभाषा क्या है? समस्त पद क्या है? और विग्रह क्या है? इन सब के विषय में हम लोगों ने चर्चा की। अगली वीडियो में हम लोग समास के भेद के विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। धन्यवाद।